हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान, जो कि इसका कल एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हैं इनके क्वेश्चन आंसर, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहला देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन में मुकुलन होता है तो किसके द्वारा होता था। अलैंगिक जनन का मुकुलन ईस्ट द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंब वाहिनी। तो निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर है शुक्रवाहिनी, ठीक है। तीसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी उपरोक्त में से सभी जरूरत है, ठीक ठीक है। चौथा है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका नीला थोथा। निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो निम्न में कौन खनिज अम्ल नहीं है। तो जो साइट्रिक अम्ल है वो खनिज अम्ल नहीं है। छठवां है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो खींचे जा सकने को तन्यता कहते हैं। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता को तन्यता, हम ऐसे नहीं तो खींचते हैं नहीं, इसको बोल तानते हैं। तो तानते नहीं, तन्यता नहीं, खींचना, समझ गया। तो पतले तार की धातु खींच जाने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। और आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता यानी कि पतले तारों को फैला देना, चादर के रूप में बना देना, किसी लोहे को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बना देना आघात वर्धनीयता कहलाता है। और उसी पतले तारों का धातु खींचे जा सकने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती है, लेकिन निम्न में से कौन सी जो धातु है वो चमक होती है। तो उसका आंसर है आपका सल्फर होगा कि ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन या आयोडीन। तो आयोडीन इसका आंसर होगा, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जा से हमने याद करवाया था जल का वहन, है ना। और भोजन का वहन कौन होगा। तो भोजन का वहन होगा फ्लोएम। कौन होगा। फ्लोएम। ओके दोस्तों, फ्लोएम जो होता है भोजन का वहन करता है पौधों में। और पादप में जल जाइलम का उत्तरदायी कौन होता है। तो जल का वहन करता है। तो जाइलम जल का वहन जा से, और फ्लोएम फा से फल फूल यानी भोजन का वहन करता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं द्विविस्था, क्या कहते हैं उसको, नीचे आंसर लिखा है इसका, ठीक है। एक मिनट। तो एक देखिए क्वेश्चन इनके, है ना, सॉरी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण, और इसके पहला क्वेश्चन था कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये लिखा है पहला आंसर ना। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है। तो कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। अरे तेरी, सॉरी सॉरी, ये लिखा है रासायनिक समीकरण, ठीक है। और धात्विक अक्सर प्रायः क्षारकीय होते हैं। जंग एक के चौथा नंबर में देखिए लिखा है नीचे आंसर उदासीन, जंग एक उदासीन ऑक्साइड है। पाँचवें भंगुरता प्रायः धातुओं का प्रमुख गुण है। थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। नीचे आंसर लिखा है, देख लीजिए आप। मनुष्य में जनन होता है तो किसके द्वारा होता है। लैंगिक जनन। अब विद्युत के द्वारा अपघटन, तो इसका आंसर है विद्युत विघटन। सोडियम, तो अधिक क्रियाशील धातु। पादप का लैंगिक जनन तो पुष्प होता है ना। और अलैंगिक जनन का इसका आंसर होगा कलिकायन। मादा युग्मक अंडाणु। फिर चौथा है, धातु की सतह चमकदार होती है, यह गुण कहलाता है ना। यह गुण क्या कहलाता है। तो धात्विक चमक कहलाता है, ठीक है।
पारे के मिश्र धातु को क्या कहलाते हैं? अमलगम कहलाते हैं। और अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियों को कहते हैं गैंग, ठीक है। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन, और वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनाक्सीय श्वसन। फिर पाँचवा है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है ना। कि पहला क्वेश्चन है इसका कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसने हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहाँ लिखा, तो ये लिखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और ऊष्माक्षेपी को एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी में जिन अभिक्रिया उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी जिन अभिक्रिया में सिर्फ ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसलिए इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी लिखा है तो उसमें क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। इसे याद रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए तो आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर समझना है तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से पढ़िए तो आप लोग याद हो जाएगा, तुरंत हम ऐसे समझाएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। श्वसन क्या है, एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टलीकरण कुछ लवण जो है शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या है, कुछ लवण जो है शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति के ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, या इसी में क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा का उपयोग लिखिए। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या है क्वेश्चन कि बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करें। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। इसको हम ऐसे याद कैसे कर रख सकते हैं रासायनिक सूत्र को, जैसे बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर क्या है कि NaHCO3 ने सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें एक ऐसे देखिए तो बेकिंग सोडा नहीं खाने का सोडा, तो खाने के सोडा के लिए हमें 1 गिलास पानी चाहिए, इसलिए याद रखना है NaHCO3 1 बार H है। जबकि धावन सोडा नहीं धोने का सोडा, और धोने के सोडे के लिए हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए, इसलिए Na2CO3 इंटू 10H2 मतलब 10 बाल्टी पानी इसमें चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, गर्म करने पर बेकिंग पाउडर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 ऐसी कोई गैस नहीं देता बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है, जबकि धावन सोडा
कार्बोनेट Na2CO3 टंगस्टन सोडियम कार्बोनेट होता है। गर्म करने पर यह बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है, जबकि धावन सोडा नाइट्रोजन ऐसी कोई गैस देता नहीं, बल्कि इसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन है कि विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण संबंध करते हुए पादप हार्मोन कहते हैं। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, पढ़ लेना। तारे पृथ्वी से देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं कि तारे पृथ्वी से देखो बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। अब बहुत दूर है, इसके बीच बहुत सारे वायुमंडल की परतें भी हैं, उनको पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने की इनकी सघनता भी बदलती रहती है और किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से तारे की पृथ्वी की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तारे हमें क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तारे जो है हमारे पृथ्वी से तो बहुत दूर पर है और प्रकाश के वायुमंडल में विभिन्न परत है, वहाँ से वो हमारे तारे की जो किरणें हैं हमारी आँखों तक इस विभिन्न परतों से होकर आती है, तो हमारे आँखों में उसकी जो प्रकाश की किरणें विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आँखों में आती है, तो परतों के बदलते रहने से तारे की जो पृथ्वी की स्थिति है वो भी हमें बदलती हुई दिखाई देती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे समझ के जाना है तो कर सकते हो आप। मंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। स्वयं जी आवत क्या है ये भी देख लेना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। डॉबेराइनर का त्रिक नियम, ये देखो डॉबेराइनर का त्रिक नियम में क्या है, डॉबेराइनर में 3 तत्व होते हैं। ठीक है, डॉबेराइनर के समान गुण रखने वाले तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में बनाया, जिन्हें डॉबेराइनर का त्रिक कहते हैं। ठीक है, तो डॉबेराइनर ने ऐसे 3 तत्वों को लिया जिनका द्रव्यमान के क्रम में इसको रखने पर उसने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो शीर्ष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ओके दोस्तों, इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम और एक कौन सा होता है, 3 तत्व होते हैं। यदि इसमें जो उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अगर हम क्रम से रख दें, तो उनका जो बीच वाला परमाणु द्रव्यमान है उन बाकी शेष दो परमाणुओं के लगभग औसत होता है। ठीक है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पेपर देना। तो कैसा लगा यह वीडियो, है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पेपर में यह क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पूरा इसको पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, ये बहुत सारे अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी मैथ के, साइंस के, सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो मैं आपके लिए लाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो दोस्त 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो सेंड कर दीजिए। थैंक यू।